आप सभी साथियों का सादर अभिवादन। आज जैसा कि गुरु पूर्णिमा भी है और बहुत ही शुभ अवसर है आपसे रूबरू होने का और एक नए कार्यक्रम के साथ। तो पहले तो आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां गुरु पूर्णिमा की। यहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सुनील भट्ट हूं, SCERT में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं और मेरे साथ जो इस कार्यक्रम में आपसे और हम सभी से बातचीत करेंगी, हम लोग साझा इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। तो मेरे साथ बैठी हुई है अंशुला जी। नमस्ते, मेरा नाम अंशुला है और मैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से हूं और सुनील सर के साथ इस प्रशिक्षण में आपके साथ मैं काम करूंगी। थैंक यू। तो अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, इस प्रशिक्षण को की शुरुआत करते हैं। जो ये प्रशिक्षण है, जो इसकी रूपरेखा थी या जो इसका एक परिप्रेक्ष्य था, इसके संबंध में हमारे जो अधिकारीगण हमारे साथ उद्घाटन सत्र में थे, उनके द्वारा विस्तृत बताया गया है। और प्रदीप रावत सर ने आपको इसकी जो अवधारणा है इस कार्यक्रम की, उसको बहुत विस्तृत बताया। अब हम आज के जो ये प्रशिक्षण हमारा चलेगा, इसकी जो रूपरेखा है उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो ये कार्यक्रम है, ये जो प्रशिक्षण है, ये 3 दिन के लिए हमने निर्धारित किया हुआ है। प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस। प्रथम दिवस का जो पूरा कार्यक्रम है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि हम कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, स्वागत और मार्गदर्शन, कार्यक्रम का परिप्रेक्ष्य, यहां तक हमारा कार्यक्रम संपादित हो चुका है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो जो इस कार्यक्रम के लिए एक आधार है, इस कार्यक्रम को क्यों लागू किया जा रहा है, कैसे लागू किया जाना है और इसमें किसकी प्रतिभागिता सबसे ज्यादा अपेक्षित है, इसको लेकर के हम उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल, ये हमारा एक शीर्षक होगा जिस पर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारा जलपान होगा। फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा वो इस कार्यक्रम का जो विस्तृत परिचय होगा, कार्यक्रम का परिचय। फिर इस कार्यक्रम के मध्य और आगे भी हम आपको बताएंगे कि जो भी ये कार्यक्रम चलेगा, इसमें हम माइंडफुलनेस, जिसे ध्यान देने की प्रक्रिया कहते हैं, उसके सत्र को भी हम यहां पर संचालित कर रहे होंगे। हमारे जो साथी इसको आगे बढ़ाएंगे, जो इसके मास्टर ट्रेनर होंगे, वो हमारे बीच में होंगे और लास्ट में 1:45 से 2 बजे के मध्य हम इसको समापन की ओर ले जा रहे होंगे। नेक्स्ट। अब जैसा कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ऑनलाइन है, भले ही डिजिटली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो भी कार्यक्रम, जब हम कोई भी प्रशिक्षण शुरू करते हैं या कोई भी नया कार्य करते हैं, तो एक स्फूर्तक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जाइजर, उससे हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर भी हम एक एनर्जाइजर को कर रहे हैं, एक हमने इंट्रोड्यूस किया है इसमें। और ये भले ही आप वहां स्टूडियो में 2-2 लोग हैं, इसके लिए थोड़ा ज्यादा साथियों की आवश्यकता होती है, फिर भी क्योंकि इसको आपको जानना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि ये आप बच्चों के साथ कर रहे होंगे। जब आप बच्चों को ये ट्रेनिंग देंगे, ये पढ़ाएंगे उन लोगों को, तो उन बच्चों के साथ भी इस तरीके के स्फूर्तक आप करेंगे। तो ये स्फूर्तक इस तरीके से है। मेरी आवाज यदि आप तक साफ साफ पहुंच रही है तो मेरा निवेदन है कि आप अपने जहां पर बैठे हैं वहां पर 2 मिनट के लिए उठ जाएंगे। भले ये सीखने का है, एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी 2 लोगों में, फिर भी मतलब आपको इसको स्टेप वाइज समझना है। तो इसके लिए निवेदन है मेरा कि आप जहां पर हैं थोड़ी देर के लिए उठ जाएंगे। थैंक यू। मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे काफी जो हमारे आदरणीय
गुरुजन हैं, सभी लोग उठ गए हैं, प्लीज। जो हमारे ट्रेनी हैं, आपसे निवेदन भी है, क्योंकि ये नया कार्यक्रम है, इसको आप बहुत मोटिवेटेड होकर के यदि आप लेंगे तो निश्चित रूप से इसकी जो क्या उद्देश्य है, जो सार्थकता है, वो हमको देखने को मिलेगी। तो ये कार्यक्रम है जो ये एनर्जाइजर है स्फूर्तक, इसका जो एक्टिविटी है उसको करना कैसे है। यहां पर 3 निर्देश है, चलिए, रुकिए और बैठिए। वॉक, स्टॉप एंड सिट। तो मैं यहां से जो ही बोलूंगा चलिए, तो आपको चलना है। यदि मैं आपको बोलूंगा रुकिए, तो आपको रुकना है। और यदि मैं आपको बोलूंगा बैठिए, तो आपको बैठना है। और ये जिगजैग भी हो सकता है, आगे पीछे इसका क्रम बदल सकता है। तो पहला राउंड हम ये करेंगे। तो मैं यहां से आपको निर्देशित कर रहा हूं, चलिए। तो आपको चलना है, प्लीज उठिए। जो आप लोग अपनी जगह पे उठे हुए हैं, उसी सराउंडिंग्स में जहां पर आप हैं, आपको चलना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बैठिए। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, फिर चलना है। रुकिए, चलिए, बैठिए, उठिए, रुकिए। अब इसी एक्टिविटीज को, इसी स्फूर्तक को हम जो है एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब मैं आपको बोलूंगा चलिए, तो चलिए का मतलब होगा कि आपने बैठना है। जब मैं आपको बोलूंगा बैठिए, तो उसका मतलब होता है होगा रुकना है। तो ऐसे भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यहां पर हम केवल इतना ही करेंगे इस समय। तो आप इस स्फूर्तक को समझ गए होंगे। और इससे यदि हम बच्चों के बीच जब इसको करेंगे, तो निश्चित रूप से वो मोटिवेटेड होंगे। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप जहां बैठे हुए थे वहां बैठ जाइएगा प्लीज। हां, तो ये स्फूर्तक आपको कैसा लगा और आपको समझ में आ गया होगा? कोई 1-2 साथी हैंड रेज करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है आपको बच्चों के साथ भी करना है, जब आप बच्चों के साथ इस क्लास को आगे बढ़ा रहे होंगे। अब आज जो हमारा कार्यक्रम है, उसकी जो चर्चा है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, किन किन बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे, तो उसके जो मुख्य बिंदु है, हमने स्वागत कर लिया है। एनर्जाइजर जो स्फूर्तक था, उस पर हमने ये गतिविधि यहां पर कर ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, वो जो ये कार्यक्रम हम करेंगे, इसके लिए कुछ नियम होंगे, वो आप और हम मिलकर के बनाएंगे। वो हमने बनाए हुए हैं और उनको ध्यान में रख करके हम इन 3 दिनों में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ उद्यमशील मानसिकता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहला टॉपिक होगा जिस पर हम बातचीत करेंगे। उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल का परिचय, उसके बाद कौशलम कार्यक्रम का परिचय, फिर ध्यान देने की प्रक्रिया और फिर समापन। तो आज के ये जो पॉइंट्स हैं, ये मेरा निवेदन है कि आप इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे और आप इसको समझ भी लेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम हमने बनाए हैं और मेरा सभी से निवेदन है, सभी प्रतिभागी साथियों से, सभी लोग शिक्षक हैं, हम लोग सब कक्ष में बच्चों के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं, उनके साथ गतिविधियों में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो ये नियम हमने यहां पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछें। आप इस कार्यक्रम का जो हमने समय निर्धारित किया हुआ है, उसके लिए आप जो निर्धारित समय है उस समय आप उपस्थित होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जो भी सेशन हमारे यहां पर चलेंगे, सत्र जो चलेंगे, उनमें आप ओपन माइंडेड होकर के भाग लें। आपका जो पार्टिसिपेशन है वो सबसे मजबूत कड़ी होता है किसी भी प्रशिक्षण का।
तो मेरा निवेदन है, क्योंकि नया कार्यक्रम है, ऑनलाइन हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए निवेदन यही है कि आप इसमें एक प्रतिबद्धता के साथ भाग लेंगे, अपने साथियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो आपके साथी हैं उनको भी आप कहेंगे कि उनको भी आप मोटिवेट करेंगे, उनको भी रीइंफोर्स करेंगे। तो ये इसके कुछ नियम हैं। और लास्ट जो हमने इसमें एक बात लिखी हुई है, जब भी आवश्यकता हो तो मदद जरूर मांगे, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं पर यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो आप बीच में हैंड रेज करिए, या सत्र से संबंधित, कंटेंट से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं तो आप इस पर अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लिए आपका सदैव स्वागत रहेगा। हाँ, और एक एक नियम और रहेगा, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही हो, कि जब भी हम प्रत्येक दिन इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले अपना माइक को टेस्ट कर लेंगे कि हमारी आवाज जो है उसका आदान प्रदान हो रहा है या नहीं। इस बात को आप बोलिए। ध्यान दें, जब आप सेशन में लॉगिन होते हैं तो वहां पर एक मीडिया विजार्ड का पेज खुल के आता है। उसमें एक आपको टीवी का वॉइस साउंड चेक करना पड़ता है, और दूसरा माइक का लेवल चेक करना पड़ता है। तो माइक में आप ध्यान दें, नीचे रेड और ग्रीन कलर के सिग्नल जरूर दिखने चाहिए। अगर वो दिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक प्रॉपर काम कर रहा है। अगर नहीं दिखते और आप उसको आगे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब आपकी स्टूडियो से बात नहीं हो पाएगी। तो प्लीज माइक जरूर टेस्ट करें। आपके स्क्रीन पर जो अगली स्लाइड है आप देख रहे होंगे, 7 का सफर। इसमें जो नाम दिए गए हैं वो इस तरीके से नाम डिजाइन किए गए हैं कि जिससे इंटरेस्ट आपका बढ़े। 7 का सफर का मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम है, चाहे वो विद्यार्थियों तक पहुंचाना है या इस समय जब हम ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये एक टीम वर्क स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और एक साथ ही साथ मैं ये भी निर्देशित कर रहा हूं कि जो आपको पीडीएफ आपको दिया जाएगा इस बुक का, जो ये बुक है, और जब ये आपके पास हार्ड कॉपी में भी आ जाएगी, तो आप इस बुक को जहां पर भी ये चीजें लिखी हुई हैं आप उनको ध्यानपूर्वक डिटेल्ड करेंगे और उनको समझेंगे। यहां पर हम केवल आपको उसका जो एक मोटा मोटा आइडिया है वो आपके सामने रख रहे हैं, और इसकी क्लैरिटी होगी। तो यहां पर सबसे पहले कुछ सवाल है आपके सामने, 2 सवाल हैं। 5 मिनट की ये एक्टिविटी है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि आप ध्यानपूर्वक देखें। पहला प्रश्न है, एक वाक्य नंबर 1 जो लिखा हुआ है, आप सभी ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कुछ देर के लिए। 5 मिनट्स का हमने इसमें टाइम रखा है। आप अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में ले लेंगे सामने और ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। पहला है, ऐसी चीजें जिनका उपयोग पिछले 10-15 वर्षों में बंद हो गया है। यह एक्टिविटी हम क्यों करना चाह रहे हैं, आपको इसके बाद वाली बातों में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, और जो ये हमारा कौशलम कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है इसको चलाने का। तो इसके लिए ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात है, ऐसी चीजें जिनका उपयोग पिछले 10-15 वर्षों में बंद हो गया है। और दूसरा वाक्य है, ऐसी नौकरियां या व्यवसाय जो पिछले 5-10 सालों में उभरे हैं, मतलब नए आए हैं हमारे सामने। तो निवेदन है 5 मिनट में इस एक्टिविटी को आप अपने कॉपी में इनको लिस्ट आउट करेंगे, मतलब आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि क्या क्या चीजें हैं। उदाहरण के बतौर ऐसी चीजें जिनका उपयोग पिछले 10-15 वर्षों में बंद हो गया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर हम कैसेट डालते थे, आज की डेट में कैसेट कहीं नहीं दिखता। तो मेरा मतलब यह है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपने लिस्ट आउट करनी है ऐसी चीजें जो अब पहले बहुत महत्वपूर्ण थी लेकिन आज की डेट में अब वो यूजलेस हो गई, अब उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या है ही नहीं वो। ऐसी नौकरियों के संबंध और व्यवसाय में भी जो पिछले साल नए 10 सालों में नए आए हैं, जो आज तक हम कभी देखते नहीं थे लेकिन अब हमको दिख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो प्लीज इसको लिस्ट ऑफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी।
यदि आप तक पहुंच रही है तो जरूर बीच में हाथ भी उठाते रहे, जिससे हमें पता चले कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है। जी ऐसी भरौली खाल, सर आपको स्टूडियो से आवाज आ रहा है प्रॉपर? अगर आ रहा है तो अपना हाथ ऊपर उठाएं एक बार। जी ऐसी फरसादी, जी धन्यवाद। केवल 2-3 मिनट प्लीज ले लीजिए। यदि किसी ग्रुप ने, किसी स्टूडियो से हमारे किन्हीं साथियों ने कुछ लिख दिया हो, लिस्ट आउट कर दिया हो, तो प्लीज आप कह सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं 1 मिनट, कोई भी एक स्टूडियो से बोलेंगे उधर से। हाँ, जिन्होंने इसको लिस्ट आउट कर दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं और फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। जी ऐसी फरसादी। हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। जी जैसे बोलिए सर। की बात करें पिछले 10-15 सालों में जो चीजें बंद हुई है, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, उसकी जगह में एलईडी वगैरह आ गई है। जैसे पहले कीपैड वाले फोन चलते थे, अब हमारे पास में स्मार्टफोन आ चुके हैं। बहुत इसी प्रकार सुंदर। जैसे पहले सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, उसकी जगह हमारे पास में पेन ड्राइव वगैरह आ चुकी है। जी, और जैसे हमारे पास में घड़ी होती थी, हाथ की घड़ी, वॉच वगैरह होती थी, लेकिन उसकी जगह अब हमारे पास मोबाइल है। मतलब ये 3-4 जी। चीजें हैं, इन्हीं को लिख पाया फिलहाल में। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपने काफी कम समय में बहुत कुछ पॉइंट आउट कर दिया। और जो ये दूसरा प्रश्न था, जैसे हाँ जी सर, जैसे नौकरियों का है तो अब डिजिटल का पूरा जमाना है। जैसे यूट्यूब वगैरह का हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सारी चीजें बहुत चल रही है। और डिजिटल मार्केटिंग का हो गया है। और ये सारी नौकरियां जो फिलहाल चल रही है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम केवल एक ही ग्रुप से हमने लिया है क्योंकि समय भी कम है, तो मेरे को लगता है कि जितने हमारे अन्य साथी अन्य स्टूडियो में बैठे हुए हैं उन तक भी ये बात पहुंच गई होगी। तो इस जो ये एक्टिविटी थी इसका उद्देश्य यही है कि हमने जो है ये जो 2 प्रश्न थे किस्सों में हमारे जो है कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उपयोग से बाहर हो गई हैं, और दूसरा था कौन सी ऐसी नौकरियां और व्यवसाय हैं जो नए आए हैं। उद्देश्य यही है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ चीजों की उस समय पर प्रासंगिकता होती है, उनका इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आने वाले समय में वही चीज हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। तो हमको अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करने का हमको जज्बा होना चाहिए, हमारा कौशल होना चाहिए, और हम बच्चों में भी इस तरीके की मानसिकताओं को विकसित कैसे करें, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसके लिए आप अपनी जगहों पर सब लोग तालियां बजाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जो आप सामने देख रहे हैं उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल, सोचिए और साथी से साझा कीजिए, हम विद्यार्थियों को इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ और क्या सिखा सकते हैं। जो एक्टिविटी अभी आपसे कराई थी, जो हमने लिस्टिंग करवाई आपसे, जो सूची बनवाई ऐसी चीजों की जो प्रयोग से बाहर है, किसी जमाने में वो बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसी जो नई नौकरियां, नए अवसर जो आज की डेट में उत्पन्न हुए हैं, उसके आधार पर जो ये प्रश्न आपके सामने है, ये हम अपने विद्यार्थियों के बारे में भी सोच सकते हैं क्या? तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम के संदर्भ में। अब आप सामने देख रहे होंगे, ये है सबसे महत्वपूर्ण उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल। निवेदन रहेगा मेरा सभी से कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। जो हमारा एक कौशलम कार्यक्रम है, इसको संचालित करने का, इसको कक्षा कक्ष तक पहुंचाने का
जो एक कारण मैं कहूं या जो उसके पीछे की जो सोच कहूं, ये जो सामने आपके सामने दिख रहे हैं, हमने हेडिंग में लिखा हुआ है उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल। इसमें दो प्रकार के जो आपके सर्किल दिख रहे हैं, गोले जो दिख रहे हैं, उनमें एक येलो कलर में है और एक जो है मेहरून ऑरेंज कलर में, सॉरी ऑरेंज कलर में है। तो जो ये येलो कलर में हम पहले देख रहे हैं, ये है उद्यमशील मानसिकताएं। उद्यमशील मानसिकता के लिए सबसे पहले जो आप गोला देख रहे हैं उसमें लिखा है स्वजागरूकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा उद्यमशील कैसे हो सकता है, वो नया कुछ कैसे कर सकता है, नई चीजों के साथ अपना अनुकूलन कैसे कर सकता है, उसके लिए यह जरूरी है कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने बारे में चिंतनशील होना, अपने आपका स्वयं में अवलोकन करना और उसके साथ साथ अपने आप के बारे में स्वयं जो है निरीक्षण करना, और उसके साथ साथ जो भी बातें हैं, सामने जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में स्वयं एक स्पष्ट तरीके से देखना और समझना। ये सब सेल्फ अवेयरनेस की बातें हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, आपको जब ये बुक मिल जाएगी तो उसमें इसको पूरा डिटेल किया गया है कि कैसे आप इसको, इसकी जो डीप मीनिंग है उसको आप समझ सकते हैं अलग अलग आयामों में। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है ग्रिट, धैर्य व दृढ़ता। इसका सीधा सीधा मतलब केवल बात यही है कि हम, ग्रिट का मतलब है कि किसी चीज को हम तब तक प्रयास करते रहें जब तक हम उसमें सफल न हो, अर्थात मजबूती के साथ किसी चीज को करना। यदि बीच में उसमें कहीं पर हमारे बीच में कोई ऑब्स्टिकल भी आ रहा है, कोई बाधा भी आ रही है, तो हम उस काम को अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते रहें। मींस कहीं पर हम रुके नहीं, तब तक न रुके जब तक कि हम उसको हासिल न कर पाए, उसको प्राप्त न कर पाए। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग या इंडिपेंडेंस डिसीजन मेकिंग। इसका अर्थ यह है कि हम बच्चों में इस प्रकार का गुण पैदा करें या किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार का गुण हो कि वो किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी घटना के बारे में स्वतंत्र रूप से सोच सके, निर्णय ले सके। अर्थात जो चीज उसके सामने हो रही है या जो चीज वो देख रहा है, वो उसको ज्यों का त्यों ना अपनाए, उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसे स्किल को डेवलप करे कि वो उसमें जो है अपने तरीके से भी सोचे। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो चौथा आता है उद्यमशील मानसिकताओं में, ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब हमेशा इस चीज के लिए तैयार होना कि वो नई चीजों पर अपने को आजमाए, नई चीजों को करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जो चीजें हो रही हैं या जो नई चीजें वो करना चाहता है, उसके लिए उसके अंदर ये आत्मविश्वास हो कि मैं इसको यदि करूं, यदि माना मुझे इसमें असफलता भी मिलती है तो मैं इससे घबराऊं नहीं, मैं उसको करूं। तो लगातार नए तरीके से जो अपरिचित चीजें हैं उनको भी देखने की उसमें क्षमता हो और उन पर भी कुछ काम करने की उसका जो है क्षमता हो, तो उसको हम कह सकते हैं ट्राई न्यू थिंग्स। तो ये जो चार जो अंदर के सर्किल थे, ये है उद्यमशील मानसिकताएं और ये उद्यमशील मानसिकता है। और जो ये बाहर से हमारे जो ये ऑरेंज कलर में जो है, ये है 21st सेंचुरी स्किल्स, जिनको हम लर्निंग स्किल भी कहते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन आप सब लोग जानते हैं, अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप मुझसे बातचीत कर रहे थे। किसी भी बात को, किसी भी चीज को प्रभावी तरीके से साझा करना, एक दूसरे को बताना, अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सब आता है कम्युनिकेशन में।
और कम्युनिकेशन, जैसे कि प्रदीप रावत सर ने अभी सुबेरे आपको बताया था कि कम्युनिकेशन जब हमारा अच्छा होता है तो हम अपनी बात को दूसरे के सामने प्रभावी तरीके से रख सकते हैं और दूसरे को अपनी बात को मनवाने के लिए तैयार भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है कोलेबोरेशन। तो ये सहकारिता, किसी भी कार्य को साझा रूप में एक दूसरे के साथ मिलकर के हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर ये कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सहकारिता के लिए। क्योंकि हो सकता है किसी भी कार्य को करते वक्त हम किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं और उसकी सफलता के लिए बीच में हमारे पास कई प्रकार की अड़चनें भी आ सकती हैं। तो जब हम साझा उस काम को करते हैं तो काम करने के बाद कहीं पर हम एक दूसरे से असहमत भी हो सकते हैं। तो ये सहकारिता ये भी बताती है कि हम एक दूसरे को सम्मान करते हुए, उसके विचारों का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़े। तो ये सहकारिता का सबसे बड़ा जो कौशल है 21st सेंचुरी स्कूल के लिए और उद्यमिता की जो एक गुण विकसित करने के लिए, तो ये सब में हमको विकसित भी करना है और होना भी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे पास है तार्किक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। किसी चीज को लेकर के जो तार्किक चिंतन है, कोई समस्या है या उस जो भी समस्या हमारे सामने है या कोई चुनौती है, उसको उसकी एक आइडेंटिफाई करना, उसको पहचान करना और पहचान करने के बाद उसके दोनों पहलुओं के बारे में पहले सोचना कि उसमें सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, और दोनों को सोचने के बाद जो भी बातें निकल करके आए उस पर फिर विश्लेषण करना कि सही क्या हो सकता है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो है रचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग, हमेशा नवीन चीजों के लिए, कुछ लीक से हट करके करने के लिए, नवाचार करने के लिए हमको बच्चों को में ये गुण विकसित करना है या किसी भी व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए। तो ये जो 8 जो हमारे पास सर्किल जो गोले हैं यहां पर, ये उद्यमशील मानसिकताएं और 21st सेंचुरी स्किल्स है जो कौशलम कार्यक्रम को बहुत स्ट्रोंग कर सकते हैं और स्ट्रोंग करने के लिए हमको काम भी करना है। तो मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचा पाया हूंगा और बाद में यदि हमको लगेगा तो आपसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको इस पर कोई बातचीत अपनी रखनी हो। तो ये उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल, ये शॉर्टली मतलब मोटा मोटा मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके पास, जब मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि आपके पास जब लिटरेचर आएगा और आप इसको डिटेल्ड जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और ज्यादा क्लैरिटी सामने होगी। इन मानसिकताओं और कौशलों के बारे में हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इन्हीं को हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर आपको सफलता की एक कहानी, एक एंटरप्रेन्योर की सफलता की एक कहानी दिखेगी। मैं आशा करती हूँ कि स्क्रीन पर जो टीचर्स दिख रहे हैं उनमें से कोई वॉलंटियर करेंगे इस कहानी को पढ़ने के लिए। इसी के साथ हम कहानी दिखाते हैं। कहानी एक छोटे से आइडिया के साथ शुरू होती है। उसी आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ स्क्रीन पे किसी एक टीचर को वॉलंटियर करने के लिए इस कहानी को पढ़ने के लिए। जी ऐसी बिरोन खान, अब आपको अनम्यूट कर दिया गया। नेचुरल्स आइसक्रीम के अलग फ्लेवर, स्वाद और गुणवत्ता ने उन्हें बाजार में एक अलग पहचान दिलाई है। आज देश के लगभग सभी कोनों में इस कंपनी के आउटलेट हैं। यह कंपनी हर साल तकरीबन 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा मोल की आइसक्रीम बेचती है। क्या आपको पता है कि इस कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी? इसके पीछे सोच थी एक साधारण से फल विक्रेता के बेटे की, जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं देखा और न ही कोई MBA की डिग्री की। फिर भी उन्होंने अपनी सूझबूझ और नई नई चीज़ें ट्राई करके भारत का सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड में से एक खड़ा कर दिया। कंपनी के डायरेक्टर श्रीनिवास कामत ब्रांड की सफलता के बारे में बताते हैं कि नेचुरल्स आइसक्रीम को उनके पिता रघुनंदन कामत ने शुरू किया था, जिन्हें आज आइसक्रीम मैन के नाम से भी जाना जाता है।
मूल रूप से कर्नाटक के एक गांव से संबंध रखने वाले रघुनंदन कामत अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता फलों की खेती करते थे और इन फलों को बेचकर ही उनके घर का खर्च चलता था। सभी तरह की परेशानियों के बावजूद उनके माता पिता ने अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की। साल 1966 में कामत अपने भाइयों के पास मुंबई जाकर रहने लगे। उनके भाई मुंबई में गोकुल नाम से एक छोटा होटल चलाते थे, जहां वे ग्राहकों को इडली, डोसा, चटनी आदि के साथ आइसक्रीम भी देते थे। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज आपको याद दिलानी है। जैसे जैसे आप इस कहानी को सुन रहे हैं, जहां भी आपको उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी के कौशल के उदाहरण दिख रहे हैं, उन्हें प्लीज नोट कर लीजिए। कहानी के अंत में हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप आगे पढ़ सकती हैं मैम। कामत के मन में आइसक्रीम को लेकर हमेशा से ही बड़े बड़े आइडिया होते थे। उनका कर्नाटक से आने वाले ज्यादातर लोग इडली, डोसा का काम करते हैं। ऐसे में वे आइसक्रीम से अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, लेकिन उस समय छोटे होने के कारण बड़े भाइयों से वह ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। 1983 में अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया पर काम करने का फैसला लिया। उन दिनों ज्यादातर लोग घर पर बनी कुल्फी ही खाते थे, आइसक्रीम पार्लर तो न के बराबर थे। लेकिन कामत ने यह रिस्क लिया कि वे सिर्फ आइसक्रीम पार्लर चलाएंगे। मुंबई में 14 फरवरी 1984 को नेचुरल आइसक्रीम मुंबई का पहला आउटलेट शुरू हुआ। कामत जानते थे कि उन्हें आइसक्रीम बेचने के लिए धनी और घूमने फिरने वाले ग्राहकों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने शहर के जुहू इलाके को चुना। इस इलाके में सभी नामी गिरामी लोग रहते थे। अपनी आइसक्रीम के स्वाद और गुणवत्ता को लेकर कामत पहले से ही स्पष्ट थे, इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही अपनी आइसक्रीम में सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया: फल, दूध और चीनी। पाव भाजी और आइसक्रीम को साथ में बेचने की कामत की योजना काम कर गई। 1 साल में ही उन्होंने अपने निवेश से ज्यादा कमाई की, लेकिन कामत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका उद्देश्य हमेशा से ही अपनी कंपनी को आइसक्रीम ब्रांड के रूप में स्थापित करना था। इसलिए 1985 में उन्होंने पाव भाजी की बिक्री बंद कर दी। उस समय यह बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। लेकिन कामत को खुद पर और अपनी आइसक्रीम की गुणवत्ता पर भरोसा था, इसलिए उनकी दुकान जुहू नेचुरल्स आइसक्रीम चलती रही और इस तरह से कामत ने मुंबई में सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पार्लर की नींव रखी। कम नहीं थी चुनौतियां। कामत का आइसक्रीम पार्लर का आइडिया चल गया, लेकिन इसके बाद उन्हें दूसरे बड़े ब्रांड से कंपटीशन मिलने लगा। उन्होंने हार मानने के बजाय अपने उत्पादों पर काम किया। बहुत से सेलिब्रिटी उनके नियमित ग्राहक थे, जो अलग अलग देशों से घूमकर आते थे और उन्हें बताते कि बाहर उन्होंने कौन कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर खाए। उनके फीडबैक और सुझाव के आधार पर नेचुरल्स आइसक्रीम ने अपने 5 शुरुआती उत्पादों के अलावा कटहल, कच्चा नारियल और काला जामुन जैसे फलों की आइसक्रीम बनाना भी शुरू किया। इन फलों की प्रोसेसिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी, किंतु उन्होंने रास्ता ढूंढ ही लिया। आपने बहुत बढ़िया पढ़ा मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आपको 3 मिनट देती हूँ ये सोचने के लिए कि इस कहानी से आपने कहाँ पे उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल देखे। 2 मिनट लीजिए कहानी को एक और बार याद करने के लिए और लिखने के लिए कि आपने कहाँ कहाँ उदाहरण देखे उन मानसिकताओं के बारे में बात करने के लिए जिनके बारे में सर बात कर रहे थे। स्क्रीन पे आपको चारों मानसिकताएं और उद्यमशील कौशल दिखेंगे। आप इन्हें याद करके कहानी के साथ जोड़ सकते हैं और उदाहरण लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 मिनट लीजिए और फिर हम साथ में साझा करेंगे। मैं देख सकती हूँ कि टीचर्स एक दूसरे के साथ चर्चा करके उदाहरण लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब टीचर्स को आमंत्रित करूंगी अपने जवाब शेयर करने के लिए। क्या किसी को यहाँ कहानी वापस देखने की जरूरत महसूस हो रही है? अगर हाँ तो हाथ उठा दीजिए। हम एक बार फिर कहानी को स्क्रीन पर ले आएंगे। जब तक हम कहानी को वापस पढ़ रहे हैं, अगर किन्हीं टीचर्स के पास जवाब है और वो अपने उदाहरण साझा करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर लीजिए सिस्टम के माध्यम से और हम बात कर सकते हैं। जी ऐसी पाए। हेलो जी मैम, आ रही है। हाँ जी मैम, ये स्व जागरूकता के लिए जो आपके रघुनंदन कामत थे, उन्होंने जो नया बिजनेस शुरू किया आइसक्रीम का, उनका जो दिमाग में चल, स्व जागरूकता से अपने भाइयों के साथ जो था वो छोड़ दिया बिजनेस को और अपना नया स्टेप लिया
और उसके जी। बाद जो पाव भाजी और आइसक्रीम का जो बिजनेस था उसको उसमें से भी उन्हें धीरे धीरे पाव भाजी को अलग कर लिया और आइसक्रीम को चूज किया। तो ये आपका उनका रचनात्मक चिंतन हो गया, जिसमें कि उनको धैर्य भी रखना पड़ा, कि जिससे कि उनको आत्मविश्वास और धैर्य की हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए, और नया आजमाया उनने, जिसमें कि उनको सक्सेस मिली और वो आइसक्रीम मैन के नाम से फेमस हो। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू शेयर करने के लिए मैम। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए अलग अलग मानसिकता और कौशल के साथ कहानी को जोड़कर। बिल्कुल, थैंक यू। कोई और अगर साझा करना चाहेंगे अपने उदाहरण कहानी से? जी जी, ऐसी बिरौन खार। जो हमने अभी ये जो कहानी है उसमें हम जो देखेंगे, सबसे पहले जो आत्मनिर्भरता या स्वजागरूकता वाली जो बात हुई थी, जो हमारी सोच है उसमें उन्होंने हमने जो हमने उनकी स्टोरी सुनी उसके अनुसार जो कामत जी थे वो एक फल बेचने वाले, उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक आइसक्रीम पार्लर खोले। तो वो उनके मन में आने वाला आत्मविश्वास था जो स्वयं को लेकर के था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो दूसरा था नया आजमाना, जो अगर हम नए आजमाने की बात करेंगे तो उन्होंने आइसक्रीम को जो इडली डोसा के साथ उन्होंने आइसक्रीम को दिया और प्लस उन्होंने आइसक्रीम के बहुत से फ्लेवर्स भी उसमें डाले। वो उनकी नई सोच थी जो उन्होंने जैसे कटहल, कच्चा नारियल, काला जामुन जो इस स्टोरी में दिखाया गया है, तो वो उनकी एक नई सोच की बात करेंगे। और धैर्य धैर्य की बात अगर हम करें, धैर्य और दृढ़ता की, तो जो धैर्य की बात है उसमें जो कामत जी थे उन्होंने काफी धैर्य के साथ, क्योंकि शुरुआत में जो लोग होते थे वो घरेलू जो घर में बनी हुई आइसक्रीम कुल्फी थी उस चीज को ज्यादा खाते थे, तो उन्हें एक धैर्यता के साथ उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और वो काफी आगे बढ़े। तो ये सारे हमें 21 जो ये उनकी मानसिकता, उनकी उद्यमिता की जो मानसिकता है उसको दर्शाते हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण हमारे साथ साझा किए और उद्यमशील मानसिकता और 21वीं सदी कौशल के साथ भी उनको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो कहानी आपने सुनी है नेचुरल्स आइसक्रीम के ब्रांड के बारे में, तो आपने जरूर सुना होगा। आशा करती हूँ आप में से कुछ लोगों ने उसे ट्राई भी किया होगा। तो करिकुलम या पाठ्यचर्या में जो आपको कहानियां मिलेंगी वो बिल्कुल सही, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां हैं। काफी आपको उत्तराखंड के ही कहानियां मिलेंगी जो कि रावत सर कुछ देर पहले हमारे साथ साझा कर रहे थे, ताकि आप बच्चों के साथ इन कहानियों को शेयर कर पाए और उन्हें मोटिवेट कर पाए अपने आप पे काम करने के लिए। इसके पहले कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले, हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहानी में देखा, एंटरप्रेन्योर के बारे में देखा, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ चीजें चली नहीं, उनको अलग अलग तरीके अपनाने पड़े और आज वो एक बहुत बड़े ब्रांड के मालिक है। इसी तरह बच्चे भी जो काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे वो अपना खुद का काम करे, अपनी फैमिली के साथ काम करे या कोई जॉब करे, हर जगह उन्हें एक गोल रखना पड़ेगा। कठिनाइयां उन्हें वहां भी आएंगी और उन्हें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि वो इस दुनिया में सफल हो पाए। आप देखेंगे और आप बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छा तरीके से जानते हैं कि ये मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल उनके लिए भी कितने जरूरी हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। तो इसी बात पे हम यहाँ पे एक 15 मिनट का जलपान का ब्रेक लेंगे। आशा करती हूँ कि आप एक ब्रेक ले सकते हैं और फिर हम 15 मिनट बाद वापस जुड़ेंगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। जी, हम अभी रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो 15 मिनट नहीं, शायद 5 या 10 मिनट का हम ब्रेक ले पाएंगे और हम 12:25 को 12:25 को वापस आएंगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। क्या सभी साथी वापस आगे होंगे? यदि आगे हो तो हैंड्स रेज कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी का जो टाइम है आप लोगों का, हम चाहते हैं कि आपकी छुट्टी के टाइम तक हम इस ट्रेनिंग को समाप्त करें। तो इसलिए निवेदन कहूंगा मैं इसको कि आप लोग जो है वापस आ जाएं प्लीज।
और कहीं पर ही जा रहा होगा, किसी भी कार्य स्थल पर वो जा रहा होगा, तो वहां के पीछे रेशनल है, वो सुबह भी जो है प्रदीप रावत सर ने आपको काफी डिटेल बता दिया था। ये औचित्य क्या है, क्यों हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो ये औचित्य बेसिकली आप सब लोग, सभी शिक्षक साथी आज काफी 2 सालों से लगातार सुन रहे हैं। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात को बल दिया गया है, उसमें उस बात को जगह दी गई है कि हम जो है विद्यार्थियों के एक समग्र विकास की बात करें। हम केवल और केवल जो है जो उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मतलब किताबी जो पढ़ाई लिखाई है उससे भी बाहर निकल करके उनको जो 21st सेंचुरी है, जो आने वाला उनका समय है, उसके लिए उनको तैयार करें। उसके जो आवश्यक जो उसके लिए कौशल है, उनको उन कौशलों से उनको रूबरू कराएं, उनसे परिचित कराएं और उनके तैयार कर पाएं। ऐसे ही जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें यह कहा गया है कि हम उनको एक अनुभव आधारित अधिगम, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, उसके लिए उनको तैयार करें। वो जो विषय वस्तु है उसको थोड़ा सा कम करें, उनमें हम एक समग्र सोच विकसित करें, जिसमें हम कहते हैं कि उनमें खोज करने की प्रवृत्ति हो, नई नई चीजों को, वो उस पर जो है चर्चा करें आपस में वो एक दूसरे से बातचीत करें कि इन पे हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या चीजें इसके लिए की जा सकती हैं। उसके साथ साथ उनका विश्लेषण भी करें कि कौन चीजें ये चुनौतियां हैं, यदि समस्याएं हैं, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उन पर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है, जो पूरा एक ये कार्यक्रम है उसमें उनकी जो विचार है और जो उनके जो जितने भी काम वो कर रहे हैं वो एक समस्या समाधान केंद्रित होंगे और प्रयोगों पर आधारित होंगे। प्रयोग का मतलब मेरा यहां पर प्रैक्टिकल से नहीं है, मेरा अनुभव पर आधारित है कि जितने भी वो अनुभव अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों ओर, अपने चीजों से या चुनौतियों से देखते हैं, तो उन पर वो बातें कर रहे होंगे, उन पे काम कर रहे होंगे। और जो एक लास्ट पॉइंट है प्रायोगिक अधिगम, ये भी प्रायोगिक अधिगम का मतलब यही है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और यहां पर प्रायोगिक अधिगम का सीधा सीधा मतलब, क्योंकि ये जितनी भी जो पढ़ाई कहूं मैं या जितना भी ये शिक्षण अधिगम जो भी प्रोसेस इसमें होगा, ये प्रोसेस टोटल एक्सपीरियंशियल होगा, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पार्टिसिपेशन का होगा। बच्चे अपने आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे नई चीजों के लिए, तो मोटिवेट हो रहे होंगे और आगे क्या करना है उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे कि हमको आगे क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्रायोगिक अधिगम में जो उसका मतलब जो उनके अंदर की जो कॉम्पिटेंसीज है, जो उनका आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाना है और उनको आगे के लिए तैयार करना है। तो ये इसका औचित्य है कि इस कार्यक्रम को हमने क्यों लागू कर रहे हैं। अब जो ये कार्यक्रम है उसके उद्देश्यों को भी हमने, जो ये 3 फ्रेम आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें हमने इनके उद्देश्यों को भी लिखा है। आप देख रहे होंगे कि बेसिकली जो कार्यक्रम हम कौशल चलाएंगे, जो हम चला रहे हैं, जिसको हमने आज से प्रारंभ कर लिया है, अब अगस्त के माह से आपके विद्यालयों में चलेगा। तो विद्यार्थी विभिन्न 21वीं सदी के लर्निंग कौशल एवं मानसिकताओं पर समझ बनाकर वास्तविक जीवन परिस्थितियों में उनका उपयोग करने में सक्षम बन पाएंगे, पहला। दूसरा, नई चीजें ट्राई करने का साहस व आत्मविश्वास विकसित कर पाएंगे। ट्राई न्यू थिंग्स जैसे कहते हैं ना, जो हमने अभी उद्यमशील मानसिकताओं में कहा कि नई चीजों को आजमाना, तो वो बात इसमें आ रही है। और उसमें निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को प्रैक्टिस मोड में करता है, प्रायोगिक मोड में करता है, तो उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। उसके साथ साथ अपने आसपास के परिवेश की समस्याओं को समझकर छोटी छोटी नवीन पहल कर सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारा है। लास्ट जो उद्देश्य है, जो एक एम कहूंगा मैं इस पूरे कार्यक्रम का, कि एम असली यही है कि वो अपने परिवेश की समस्याओं को, चुनौतियों को समझे, वो जो उनसे सीधे अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस है, उनसे रूबरू हो, उनसे परिचित हो और
उसमें क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव क्या क्या हो सकते हैं, उस पर वो विचार करें, नए सिरे से सोचें, नए नवाचारों के लिए प्रेरित हों। तो ये हमने इसके लिए जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तैयार किए हुए हैं, जो आपके सामने हैं। कौशलम कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो भी आपके सामने है, कैसे ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम को हम कैसे, हमने एक थीम इसका बनाया है, पूरी साल हम इसको कैसे चलाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इसके लिए जो समयावधि है, जितना टाइम इसके लिए दिया गया है 33 घंटे है, 44 वादन 44 वादन है और 2 वादन प्रति सप्ताह होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास एक फोटो भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा। तो वैसे ये आपके ग्रुपों में भी हम शेयर करेंगे ये सारी चीजें। तो फिर भी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपको लगती हैं उनका आप फोटोज भी साथ में ले सकते हैं, जिससे आपको आगे को काम करने के लिए सहूलियत होगी। कक्षा 9 में ये चलेगा, आप सबको मालूम है। समस्त जिलों में इस कार्यक्रम को हमारी सरकार, हमारा विभाग चला रहा है। जो 500 वर्चुअल लैब वाले विद्यालय हैं उनमें जो पायलट बेस है इस साल का, वो उनमें चल रहा है। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आप सब लोगों को लग भी रहा होगा, जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मोटिवेट हो रहे होंगे कि ये कार्यक्रम मुझे स्वयं में तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है आज के जमाने के लिए हिसाब से, आज की आवश्यकताओं के हिसाब से। तो आगे जब हम इसको चला रहे होंगे तो मुझे लगता है कि जैसे डायरेक्टर मैडम ने भी सुबेरे बोला है कि हम सभी विद्यालयों में इसको, जो माध्यमिक स्तर के हमारे विद्यालय हैं उनमें हम इसको चलाने का आगे पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारा विभाग करेगा। अभी जो हमारे शिक्षकों का टारगेट लिया गया है, प्रत्येक वर्चुअल लैब से 2 लिए गए हैं वर्चुअल स्कूल से, तो 1000 शिक्षकों को हमने इसमें ट्रेन करना है। और सामने आप उसी जो चार्ट है, जो ये फ्लो चार्ट है, उसको आप देख रहे हैं, उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल केंद्रित इसी पर है कि ये कौशल, ये मानसिकताएं हमको बच्चों के अंदर विकसित करनी है। जैसे सर ने सुबेरे बोला था, ये व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं है। मैं एक बार मैं भी क्लियर करूं, ये व्यावसायिक कार्यक्रम कोई एक फोकस कार्यक्रम नहीं कि हमको मैकेनिक बनाना है या हमको जो है कोई बागवानी में उसको परफेक्ट करना है या फोटोग्राफी सिखानी है। ये मतलब नहीं है। केवल और केवल वो आने वाले भविष्य की जो चुनौतियां हैं, जो उसके अंदर जो वो सामने अपने समस्याएं देख रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका सही तरीके से उसका हल निकालने के लिए वो तैयार हो और उनकी जो मानसिकता हो, जो उनका माइंड सेट हो, वो उद्यमशील हो। वो यही न करे ट्राई, जैसे हम बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है, ऐसा नहीं है। सब कुछ भी होती है वो, हम जैसे मैडम ने कहा, हमने कहा या आप भी सोचेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी को कहीं वो कह रहे हैं कि वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो आज की चुनौतियां हैं उनके लिए उनको तैयार करें। आगे आने के लिए वो अपने भविष्य के लिए अपने परिदृश्य में ही, अपने परिवेश में ही ऐसे नवाचारों को देखें, उनको विकसित करें और उन पर काम करने के लिए तैयार हो सके। ये विशेषताएं हैं। आपको ये पूरी जितनी भी बातें पीछे आई हैं उसी का एक निचोड़ है कि जो बातें हमने आपकी की कि इसमें हम जो ये कार्यक्रम है हमारा कौशलम कार्यक्रम, इसको हमने प्रायोगिक अधिगम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये टोटल एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड है। ये कार्यक्रम बच्चों के द्वारा होना, बच्चों की प्रतिभागिता से होना है, बच्चों ने ही इसको करके देना है। हम केवल एक फैसिलिटेटर के रूप में वहां पर होंगे। समूह में कार्य करने पर केंद्रित है। हम बच्चों के बीच जो कोलैबोरेशन की बात हमने अभी बात करी थी, उसमें 21वीं सदी के कौशल में समूह में वो कैसे काम कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय कैसे ले सकते हैं, इस तरीके से ये कार्यक्रम चलना है। स्वयं की लर्निंग व अनुभव पर चिंतन, वो जो सीख रहे हैं उस पर वो अपने आप में फिर चिंतन भी कर सके, वो अपने आप इस तरीके से उनको तैयार करना है बच्चों को कि वो बाद में ये बोल सके, ये समझ सके कि मैंने क्या किया, मुझे अब क्या करना है। तो ये इस पर जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उन पर वो चिंतन भी कर सके। और लास्ट जो एक पॉइंट आप देख रहे होंगे सामने, एकीकृत उद्यमी मानसिकता, वो 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित सत्र। और जितने भी इसमें सेशन रखे गए हैं वो सारे के सारे सेशंस जो है इस पर आधारित है। 21वीं सदी की कौशल और जो उद्यमिता की मानसिकता है उसी पर इसको बनाया गया है। जो डिजाइन भी किया गया वो भी वैसे ही किया गया है। और लास्ट जो निचोड़ है इन सबका, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, और वो भी सेल्फ इवैल्यूएशन का इसमें एक वो रखा गया है। इसमें समय समय पर, बाद में भी आप आएगा कि समय समय पर हम आकलन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बच्चे कैसे अपना आकलन कर रहे होंगे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं इस पाठ्यक्रम की। ये इसके पार्ट है, पाठ्यचर्या के मुख्य भाग। तो पाठ्यचर्या के जो मुख्य भाग हैं आप सबको पहले ही ज्ञात हो गया है, आप अवगत हो गए। कक्षा 9 में चलना है।
कक्षा 9 में कैसे चलना है। सबसे पहले 44 सत्र है, वो 44 सत्र में सप्ताह में 2 बार इसमें प्रायोगिक अधिगम वाले जो सत्र हैं वो चलेंगे। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट है वो स्टूडेंट स्पेशल, जहां पर बच्चे अपना जो सारा उन्होंने सीखा, जो कुछ वो कौशलम के अंतर्गत जो नवाचार कर रहे हैं, जो कुछ उनके अंदर जो भी बातें जो कौशल विकसित हुए हैं, उनका माह में एक दिन प्रतिभा दिवस के दिन वो स्टूडेंट स्पेशल उसका नाम रखा गया। वो अपना जो है प्रदर्शन वहां पर करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, उनके क्या अनुभव रहे, कैसे कैसे उन्होंने सीखा, सो सारी बातें जो भी इस कोर्स में आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये माइंडफुलनेस, अभी हमारे इसके बाद का सेशन ही वही है। प्रत्येक सत्र कक्षा में भी आप जो चलाएंगे वो आनंदम जो हमारा एक कार्यक्रम साथ में चलता, आप सब लोग जानते हो, कक्षा 8 तक जो है माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उसको हम हर एक सत्र में शुरू में करेंगे, प्रत्येक सत्र की शुरुआत में, और माह के एक दिन लास्ट में जब प्रतिभा दिवस हो रहा होगा उस दिन बच्चे अपने आप को भी प्रदर्शित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए भी कि वो कैसे कर रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कार्यक्रम का, उद्यमियों से रूबरू और वार्ता। तो उद्यमियों से जो रूबरू वार्ता वाला जो पार्ट है, इसमें ये माह में एक बार होना है। ये दोनों जगह होगा, जहां पर आपका विद्यालय है उस विद्यालय का जो सेवित क्षेत्र है, उससे लगा हुआ जो इलाका है, वहां पर किसी व्यक्ति ने जो कोई सक्सेस स्टोरी है उद्यमिता के क्षेत्र में, उनसे भी आप क्लास में उनको, जैसे अभी हमारे एक साथी सुबेरे वह कुंभी चौड़ से कह रहे थे, नेगी सर, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो आप उनसे उनको परिचित कराएंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, वो कक्षा में आ सकते हैं, आपके विद्यालय की प्रार्थना सभा में आ सकते हैं, वो करेंगे। और ये माह में एक बार होगा। एक यहां से भी ऐसा कहा गया है कि यहां से भी हम जो मतलब इस क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो आज जैसे आपने एक शर्मा जी का नाम सुना होगा, वो पद्मश्री है, प्रेमचंद शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छा अपने उद्यमिता के क्षेत्र में काम किया। अभी जैसे सुबेरे सर कह रहे थे, जो मशरूम गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध है दिव्या रावत जी, ऐसे तमाम हमारे पूरे उत्तराखंड में लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे भी इन बच्चों को रूबरू कराया जाएगा, उनसे भी परिचित कराया जाएगा। अब यहां पर एक एक्टिविटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपने कोई ना कोई समस्या हल की होगी, ये सामने लिखा हुआ, मैं इसको डिटेल कर रहा हूं अभी। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि आपने किस प्रकार समस्या को सुलझाया होगा? मेरे ये कहने का मतलब ये है, एक बार ध्यान से समझेंगे, हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम निश्चित रूप से एक उससे चलते हैं, एक क्रम से चल रहे होते हैं। कई बार सोचते हैं कि मुझको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यदि ऐसा होगा तो आगे मैं क्या करूंगा। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा, कल हमारी एक साथी नेहा जी है, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम खाना पकाते हैं तो उससे पहले हम जो है, कई लोग, आप भी करते होंगे निश्चित रूप से, खाना जब हम पकाते हैं तो जब हम दाल बना रहे होते हैं या सब्जी बना रहे होते हैं तो हल्का सा या तो उंगली से या करछी से हम लेकर के और थोड़ा सा चख लेते हैं पहले, उससे पता चल जाता है कि भाई हमने जो काम किया वो सही हुआ है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे ही समस्या के बारे में भी हम सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो यहां पर हम आपको कुछ जिगजैग, कुछ चरण देंगे और आपने उन चरणों को फिर सही क्रम में लगाना है कि समस्या को के समाधान के लिए स्टेप वाइज क्रम से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके सामने अभी कुछ जिगजैग जो दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से जमाएं। तो मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, 1-1.5 मिनट का, और आप इन जो ये हमारे सामने जो जितने भी ये इंफोग्राफिक आपको दिख रहा है, इसमें ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको क्रम देना है। ये अभी जिगजैग है, इधर उधर है, आपको एक क्रम से देना है कि पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो प्लीज 1 मिनट की एक्सरसाइज है, कॉपी पेन को ले लीजिए और फिर देख लीजिए इसको कैसे आप कर सकते हैं। सभी साथी में देख रहे हैं, हम यहां से स्टूडियो सब दिख रहा है, सब लोग बहुत तल्लीनता से इसको सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी इस बात की है। और आज हम डिजिटल इंडिया में है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक मैं भी अपनी बात करूं, मैंने बहुत प्रशिक्षण दिए हैं, पहली बार मैं ये डिजिटली आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, तो मुझे भी पहले तो एक बार असहजता टाइप की लग रही थी, लेकिन अब मैं कंफर्टेबल हूं। तो आपको भी मुझे लगता है कि आप पूरे कंफर्टेबल हैं और लग भी रहा है, दिख भी रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 मिनट प्लीज इसे आप करेंगे।
जो मैंने आपको अभी निर्देश दिए या मैंने आपको बात रखी आपके सामने, आप तक मेरी बात पहुंच रही है, कम्युनिकेट कर पाए हुए, आप स्पष्ट हुए, उठा सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं यदि मेरी बात आप तक पहुंची है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। मुझे लगता है सब तक बात पहुंची है, सब समझ गए। जैसी बुग्गा वाला माइक लीजिए और बात करिए। सर कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए। जैसी बुग्गा वाला, मेरा कहना यह था कि जो बात मैं आपके सामने रख रहा था अभी, क्या मैं आपको कम्युनिकेट कर पाए हूं, आप तक मेरी बात पहुंची है, आप मेरी बात को समझे हैं? हाँ जी सर। इसका पहला जो चरण है, समस्या को हम ढूंढेंगे पहले जी। उसका जो दूसरा चरण है, हम जानकारी, समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, और तीसरा जो चरण है, समाधान को खोजेंगे और उसको हम चुनेंगे। चौथा है, इसको हम लागू करने की सोचेंगे, समाधान लागू करने की तैयारी करेंगे। वेरी नाइस, नाइस, बाद बोलिए बोलिए आप बोलिए। चयन करेंगे, समस्या के कथन का चयन करेंगे जी। जो लास्ट है, चुने हुए समाधान की हम जांच करेंगे और उसको हम सुधारेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास आपने किया, सभी साथी ताली बजाएंगे अपनी जगहों पर, प्लीज। धन्यवाद सर। तो बहुत बढ़िया आपने इसका रिप्लाई किया है। अब देखते हैं कि जो मैडम ने बोला है और अब जो क्रम होना चाहिए वो क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, जो सही क्रम है वो ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समस्या सुलझाने के चरणों को सही क्रम में डाल दिया गया है, और मैडम जो आपने शेयर किया वो बिल्कुल सही था। पहले समस्या को ढूंढा जाएगा, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे हम, फिर उसके कथन का चयन होगा, हम अलग अलग सॉल्यूशन, समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उनमें से जो सबसे सही समाधान हमें लगता है वो हम ढूंढेंगे। फिर समाधान पर जांच होगी और उसे हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हम जान पाएंगे कि समाधान सही था या नहीं। तो इस लूप की या समस्या सुलझाने के चरणों की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पाठ्यचर्या है उसका जो बेस है वो यही लूप है। हम संक्षेप में इस पाठ्यचर्या के अलग अलग इकाइयों की बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सुबह हमने उद्यमशील मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशलों के बारे में बात की है। पहली जो इकाई आपको करिकुलम में, पाठ्यचर्या में दिखेगी, वो भी इसी के बारे में होगी, जहां पे आप बच्चों को इन मानसिकताओं के बारे में बता पाएंगे, इन कौशलों के बारे में बता पाएंगे, इसके पहले कि वो अपने लिए कुछ ट्राई कर पाए। जो दूसरी इकाई है वो कुछ नया आजमाने के अनुभव पर है। हमने इस इकाई के साथ इस पाठ्यचर्या को शुरू इसलिए किया है क्योंकि जब भी कोई भी, चाहे वो बच्चे हो या हम बड़े भी हो, कुछ नया आजमाने की कोशिश करते हैं तो हम सब में एक छोटी झिझक होती है, तो ताकि बच्चों को भी एक अनुभव मिले कि वो कुछ नया आजमाए इसके पहले कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ बढ़े। दूसरी इकाई की जो गतिविधियां होंगी वो कुछ नया आजमाने के ऊपर होगी। तीसरी इकाई का जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वो आसपास की समस्याओं को पहचानेंगे और देखेंगे कि वो उन समस्याओं पे क्या काम करना चाहते हैं। वहीं पे जो पहली इकाई थी कुछ नया आजमाने की, उसके साथ एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा कि जब वो समस्याएं देख पाएंगे तब वहां पे वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या नया आजमाना है। जो चौथी इकाई है वो एक समस्या चुनने के बारे में होगी, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाएंगे और उस समूह के साथ वो उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं 1 मिनट रुकूंगी ताकि आप चारों इकाई को एक साथ देख पाए। जैसा कि हमने कहा, पहली इकाई होगी मानसिकताओं और कौशलों के बारे में बात करने की। दूसरी इकाई में बच्चे कुछ नया आजमाने का अनुभव करेंगे। जो तीसरी इकाई होगी वो ये होगी कि वो अपने घर के आसपास की समस्याओं को पहचानने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़ा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो चौथी इकाई है वो है जिन समस्याओं के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की तीसरी इकाई में, उसमें से जिस समस्या के ऊपर उनको काम करना है वो चुनेंगे और एक समूह बनाएंगे जिसके साथ वो काम कर पाए, जिससे कि जो 21वीं सदी का कौशल कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे थे वहां पे काम करना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं
5वीं से 9वीं इकाई के बारे में। जो 5वीं इकाई होगी वो ये होगा कि समस्या को समाधान करने के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसके बारे में जो समूह बनाया गया है उस पर बच्चे चर्चा करेंगे और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि क्या क्या अलग अलग सॉल्यूशन या क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे उस एक समस्या का समाधान हो सकता है। जो 6ठी इकाई होगी वो जिस समाधान को वो चूज करेंगे, जो चुनेंगे, उस पर विश्लेषण होगा और उस पर वो जांच करने के तरीके खोजेंगे। यह इकाई इस तरह लिखी गई है क्योंकि जब वो बाहर जाके लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो उन्हें बाकी लोगों से भी उस समस्या का समाधान करने के तरीके मिल पाएंगे। जो 7वीं इकाई है वो चुने हुए समाधान का प्रतिरूप या प्रोटोटाइप तैयार करने की है। जैसा कि सर ने कहा, जब हम खाना बनाते हैं तो किसी और को परोसने से पहले उसे खुद चखते हैं और खुद ट्राई करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम दूसरे को क्या परोस रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी बच्चे एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ट्राई करके देखें कि जिस समाधान को वो चुन चुके हैं क्या वो सही में हो पाता है। जो 8वीं इकाई है वो तैयार किए हुए प्रतिरूप या प्रोटोटाइप को साझा करने की होगी जिससे वो लोगों से बात कर पाए और उस पर फीडबैक ले पाए, ये जानने के लिए कि जो समाधान उन्होंने चुना है वो सही है या गलत है या उसमें क्या बेहतर हो सकता है। और जो 9वीं इकाई है उसमें पूरी पाठ्यचर्या पे बच्चे बैठकर यह याद करने की कोशिश करेंगे, यह रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सीख पाए हैं। जो मानसिकताओं पर यह पाठ्यचर्या बनी गई है या 21वीं सदी के कौशलों पर यह पाठ्यचर्या बनी गई है उस पर उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, वो क्या क्या सीखे हैं, उस बारे में बैठ के वो चिंतन करेंगे। यहाँ पे भी हम 30 सेकेंड रुकेंगे ताकि आप 5वीं से 9वीं इकाई के बारे में एक बार पढ़ सके। हम 2 मिनट लेके इस सेशन का समेकन कर लेते हैं। हमने पाठ्यचर्या के बारे में काफी बातें की हैं पिछले 10 मिनट में। हम अब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आपको इस पाठ्यचर्या, इस प्रोग्राम के मुख्य तत्वों के बारे में क्या समझ आया है। मैं एक बार फिर टीचर्स को आमंत्रित करूंगी कि वो आके अपने विचार शेयर करें, अपने विचार साझा करें कि उन्हें इस पाठ्यचर्या, इस कौशलम प्रोग्राम के बारे में क्या समझ आया है। जय देवलगढ़ सर, माइक लेके आप अपने विचार जो है वो साझा करें। बच्चों को हम इसमें प्रेरित करेंगे जी उद्यमिता के बारे में कि किस प्रकार से वो नई नई चीजें सीखे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सत्र के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? प्रोग्राम के सत्र के बारे में सर, हमने गतिविधियों की बात की सर कि 44 गतिविधियां होंगी, वो एक सत्र है। फिर हमने स्टूडेंट स्पेशल के बारे में कुछ शेयर किया था सर, क्या आपको याद है? आप साझा करना चाहेंगे स्टूडेंट स्पेशल के बारे में सर ने क्या शेयर किया था? शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 मिनट ले लेंगे वापस प्रोग्राम के सत्रों के बारे में बात करने के लिए। मेरा अनुरोध है सभी विद्वान साथियों से, एक बार स्क्रीन पर आप देखेंगे, मैंने इसको डिटेल किया था अभी कुछ देर पहले। ये जो पाठ्यचर्या हमारी चलेगी कौशलम की, वो इस साल क्या क्या होगा उसके पूरे जो गतिविधियां हैं या जो भी सेशन है उनको हमने एक फ्लो चार्ट के रूप में आपके सामने रखा हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस साल हम केवल कक्षा 9 में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसके जो है 44 सत्र होंगे। 44 सत्रों में प्रायोगिक अधिगम सप्ताह में 2 बार होगा। मींस पहले जो है सप्ताह में 2 बार हम जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो मैं अभी बात कर रहा था कि बच्चों को उनके पार्टिसिपेशन से, उनकी प्रैक्टिसेस से हम रूबरू कराएंगे। और उसके बाद जो है ये जो पूरा सेशन है ये हमारा आगे बढ़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो है स्टूडेंट स्पेशल। स्टूडेंट स्पेशल जो अभी मैम पूछ रही थी आपसे, स्टूडेंट स्पेशल का मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने पूरे महीने भर 2-3 सप्ताह में जो सीखा है, 1-2 सप्ताह में, उसके बाद लास्ट में जब हम प्रतिभा दिवस करते हैं, स्कूलों में होता है प्रतिभा दिवस, तो प्रतिभा दिवस के दिन जो है वो बच्चे अपना जो भी काम उन्होंने किया है उसको प्रदर्शित करेंगे, वहां पर साझा करेंगे। तो ये है स्टूडेंट स्पेशल। उसके बाद माइंडफुलनेस, ये जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें
प्रत्येक सत्र में जब भी आप कक्षा प्रारंभ करेंगे, अपना कक्षा प्रारंभ करने से पहले जो भी एक्टिविटी आप कराएंगे उससे पहले हमेशा माइंडफुलनेस की एक्टिविटी होनी है, जो अभी आपको बताई जाएगी कि माइंडफुलनेस होता कैसे। हमारे रिसोर्स पर्सन पहुंच चुके हैं उसके, अभी इसी सत्र में 10-5 मिनट के बाद आपसे माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कराई जाएगी। तो उसको भी कैसे करना, प्रत्येक सत्र की शुरुआत में होना है, एक चीज तो आपको ये ध्यान देनी है। दूसरा जो है, माह में एक बार प्रतिभा दिवस के दिन, जिस दिन प्रतिभा दिवस होना है उस दिन उन्होंने वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी बच्चों ने दिखानी भी है कि हम कैसे करते हैं इसको, बच्चे ही उसको संचालित करेंगे। और लास्ट जो है, जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लास्ट पोर्शन है इसका, ये है उद्यमियों से रूबरू और वार्ता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्देश्य ही यही है कि हमने बच्चों में उद्यमिता के कौशलों को विकसित करना है, उद्यमिता की मानसिकताओं को विकसित करना है, 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करना है। तो उसके लिए हमारे जो क्षेत्र है, जहां पर हमारा विद्यालय है, उससे लगा हुआ सेवित क्षेत्र, उससे लगा हुआ इलाका भी मैं कह रहा हूं, मतलब उससे दूर तक भी, यदि वहां पर कोई ऐसा उद्यमी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उद्यम के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम उनको स्कूल में, अपने कक्ष में भी और विद्यालय में आप उनको आमंत्रित करेंगे, वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे। और साथ ही हमने ये भी कहा था कि राज्य स्तर से भी हम वर्चुअली भी किसी दिन, यदि हमको कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, तो हम उनसे भी आपका और बच्चों का जो है परिचय कराएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे, चर्चा कराएंगे। तो ये एक पाठ्यचर्या का पूरा भाग, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके सामने है। तो इसको, क्योंकि आपको इसको मैडम का पूछने का मतलब अंशुला जी का ये था, क्योंकि एज ए टीचर आपको सबसे पहले इसको दिमाग में होना चाहिए कि हम चलाएंगे कैसे इसको, इसका प्रोसेस क्या है। तो ये इसके लिए एक जो पार्ट है, किस तरीके से चलेगा, वो उसके एक एक चीज को आपके सामने रखा गया है। धन्यवाद। अब इसके बाद जो हमारी नई एक्टिविटी, नई गतिविधि, जो मैं अभी आपसे अभी जस्ट बात कर रहा था, माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस के लिए हमारे बीच में सिमरनजीत कौर आ रही है। तो वो आपको माइंडफुलनेस एक्टिविटी कैसे आपको प्रत्येक सत्र में चलानी है और इसको करते कैसे हैं, उस पर वो विस्तृत आपको बताएंगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिमरनजीत कौर मैम को। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सिमरत है और अभी हम जो माइंडफुलनेस का सत्र होगा, जो हर सत्र से पहले 5 मिनट का चेक इन हुआ करेगा और प्रतिभा दिवस के दिन एक 45 मिनट का सत्र रहा करेगा कौशलम प्रोग्राम में, उस माइंडफुलनेस के बारे में भी हम बात करेंगे। सो माइंडफुलनेस के जब भी सत्र शुरू होते हैं, उसकी शुरुआत है जो वो माइंडफुल चेक इन से होती है। तो अभी हम एक माइंडफुल चेक इन से इसी सत्र की शुरुआत करते हैं। सो सभी से निवेदन है कि वे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें। अब आप जब भी सहज महसूस करें, अपनी आंखें बंद कर लें। वे साथी जो आंखें बंद करने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वे नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप 3 गहरी सांसों के साथ अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर लेकर जाएं। अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर बनाए रखने की कोशिश करें। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो घबराएं नहीं, पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। जब आप अपनी सांस को महसूस कर रहे हो तो अपने गले एवं अपने नाक पर भी ध्यान लेकर जाएं। अपनी आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ गले और नाक पर क्या असर हो रहा है, उस पर भी अपना ध्यान एकाग्रित करने की कोशिश करें। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो सजग हो जाएं और पुनः अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर लेकर आएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें,
अपनी आंखें खोल सकते हैं और वे जो नीचे की ओर देख रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं। ये थी हमारी माइंडफुल चेक इन की प्रक्रिया। हर माइंडफुलनेस की जो क्लास होती है उसकी शुरुआत माइंडफुल चेक इन से होती है। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। ये अभी हमने जो माइंडफुल चेक इन की प्रक्रिया की वो थी। अभी आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। आप 20 सेकेंड 1 मिनट का समय लीजिए और सोचें कि इस चित्र से क्या दिख रहा है आपको या क्या समझ बन पा रही है इस चित्र को देखकर। आप में से यदि कोई शेयर करना चाहे। जी मैम वो क्या क्या सोच रहे हैं वो दोनों व्यक्ति? हाँ जी, तो एक है वो शायद शांतिपूर्ण जीवन जहाँ पे सॉलिट्यूड हो उसके बारे में सोच रहे हैं, और एक दूसरा है जो कि शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। कुछ लग रहा है। थैंक यू। ये है वो चित्र जिस पर आपको चिंतन करना है और बताना है कि आप इस चित्र से क्या समझ पा रहे हैं। मैम ने कहा है कि 2 व्यक्ति हैं इसमें, एक शांति और पीसफुल लाइफ की तरफ है, सॉलिट्यूड में है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो शहर की भागम दौड़ में है, उसकी सोच उस तरफ है। कोई और शिक्षक जो कुछ और शेयर करना चाहे, उनकी कोई और समझ बन रही हो? जी एक्सीलेंस पे हम बात करेंगे। जी अब बात करें आप। नमस्ते मैम। सर इसमें नमस्ते, ये सन दिखाई दे रहा है और प्लांट्स दिखाई गए हैं। प्लांट्स सन की वजह से फूड बना सकते हैं, ह्यूमंस को, लिविंग बीइंग्स को ऑक्सीजन दे सकते हैं, और जो ह्यूमंस बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके, तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एक तरफ हमें क्या है, प्रकृति साफ सुथरा वातावरण दे रही है और हम लोग क्या उस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। दोनों टीचर्स का धन्यवाद जिन्होंने अपने विचार साझा किए। ये जो चित्र है, 2 व्यक्ति हैं जो अभी जहां पे बैठे हुए हैं, उनमें से यदि आप देखें तो जो राइट हैंड साइड वाला है वो व्यक्ति उस मोमेंट में ही है, उस वर्तमान के क्षण में ही है। मतलब वो जहां पे बैठा हुआ है उसका सारा ध्यान जो है वो वहीं पे है, और बल्कि जो लेफ्ट साइड पे जो व्यक्ति है उसका ध्यान वर्तमान में ना होकर बाकी और जो चीजें हैं उसके लाइफ में चल रही होंगी, सारा ध्यान उसका वहां पे है। इन 2 अवस्थाओं को हम लोग माइंडफुल और माइंडफुल होना कहते हैं। माइंडफुल का अर्थ है जब आपके दिमाग पूरा विचारों से भरा हुआ होता है या डूबा हुआ होता है दिमाग, और इतनी उलझनों में होता है दिमाग कि आपको ख्याल ही नहीं रहता है कि हम अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं। उस अवस्था को माइंडफुल होना कहते हैं। और नॉर्मली एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक नॉर्मली हमारा दिमाग पूरे दिन में 47% टाइम इधर उधर की बातों में ही भटकता रहता है, और यही जो विचार हैं यही हमें वर्तमान के प्रति सजग होने से रोकते हैं। बल्कि जो दूसरी अवस्था थी माइंडफुलनेस, उसका अर्थ है वर्तमान के प्रति सजग बने रहने की अवस्था। वर्तमान में क्या हो रहा है उसके प्रति जब आप सजग और सचेत रहते हैं उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला जो व्यक्ति था, जिसके विचारों में वो सूरज, 4 पेड़ आ रहे थे, वो माइंडफुल था। तो माइंडफुलनेस का अर्थ यही है कि आप अभी जो भी आपके वर्तमान में ख्याल आ रहे हैं, आप उन ख्यालों में ही हैं जो वर्तमान में है, और उन ख्यालों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जॉन कबत जी की ये जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि माइंडफुलनेस एक ध्यान देने का तरीका है, एक पर्टिकुलर वे से जब हम ध्यान दे रहे हैं कि हम ध्यान देते हैं, और अभी वर्तमान के क्षण में बिना किसी जजमेंट के, बिना अच्छा विचार आए, बिना उस क्षण के प्रति कोई बुरा विचार आए। जब हम माइंडफुल होते हैं,
सो उससे ये होता है कि हम अपने अंदर, अपने आसपास वर्तमान में हो रही घटनाओं, स्थितियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। देखा जाए तो ये एक प्रकार का ध्यान ही है, बस फर्क इतना है कि ध्यान लगाने के लिए एक तय वक्त पर अलग अलग से कोशिश करने के बजाय हम माइंडफुलनेस में हम जिस लम्हे में हैं हम उसी में पूरा ध्यान देते हैं और उस लम्हे को पूरी तरह महसूस कर कर हम उसको जी रहे होते हैं। सो माइंडफुलनेस बेसिकली यही है। सो अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी माइंडफुल चेक इन किया और अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया कि माइंडफुलनेस क्या होता है। आपको क्या लगता है कि वर्तमान के प्रति सजग रहने से हमारे काम पर क्या असर पड़ेगा? आप इस क्वेश्चन को एज अ टीचर भी देख सकते हैं कि जब आप बच्चों के साथ इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे चेक इन में या फिर एक पूरे 45 मिनट के सत्र में, आप पर क्या उसका असर हो रहा होगा। और विद्यार्थी की दृष्टिकोण से भी सोच सकते हैं कि जब विद्यार्थी वो चेक इन या फिर एक 45 मिनट का सत्र अटेंड कर रहे होंगे माइंडफुलनेस का, उन पर क्या असर होगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। वर्तमान के प्रति सजग रहने से हमारे काम पर यह प्रभाव असर पड़ेगा कि काम बेहतर तरीके से संपादित होगा। उससे जो हमारे आउटपुट आएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे और वो बेहतर तरीके से होगा। थैंक यू सर। कोई और शिक्षक साथी उसी स्कूल से यदि कुछ और शेयर करना चाहें? ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। वर्तमान सिचुएशन से अगर हम सजग रहेंगे तो हम जो एक्चुअल कंडीशन है बच्चे की, लर्निंग प्रॉब्लम जो है और उसकी जो और प्रॉब्लम्स भी हैं उससे कोरिलेट करके उसको पढ़ा सकते हैं और उसकी अपना 100% देके उसे रिजल्ट अच्छा करके आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम्स आपकी टीचर बच्चे जी, थैंक यू मैम। आप पे मैम टीचर के दृष्टिकोण से बता रही हैं। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी। तो माइंडफुलनेस से के बहुत सारे फायदे हैं यदि देखे जाएं तो मेजरली हम 3 फायदों को देखते हैं कि इससे अवेयरनेस आती है। जो हम बोल रहे थे कि वर्तमान में आपके जो विचार आ रहे हैं वो आप उनको जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं और जब आप डीप डाउन उसमें जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि ऐसे विचार कैसे आते हैं। और बच्चे एज विद्यार्थी भी वो समझ पाते हैं कि जो उनका सामान्य रूप से जो व्यवहार होता है उसमें वो विचार किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं। दूसरा अहम फायदा ये है कि इससे जो व्यक्ति माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं वे ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, वो बहुत ध्यान दे पाते हैं। अभी हम एक डेमो भी करेंगे थोड़ी देर में, तो आप देख पाएंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और कैसे बढ़ेंगी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से। और तीसरा है कंट्रोल ऑफ फोकस एंड अटेंशन। सारा जो ध्यान है वो वर्तमान पर जब जाता है तो हमारा जो भूतकाल या भविष्य काल के जो विचार होते हैं जो हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं या ध्यान देने से रोकते हैं, सो उस पर भी बहुत काम होता है जब माइंडफुलनेस की रेगुलर प्रैक्टिस होती है। के बारे में बताया कि हम जब मौजूद और वर्तमान के लम्हे से जब जुड़ जाते हैं तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। उससे जो हमारा भूतकाल या भविष्य काल को लेके किसी भी आने वाले कार्य को लेकर जो थोड़ा सा डर होता है वो खत्म होने लग जाता है जब हम प्रेजेंट में ही जीते हैं। और इसी के साथ अभी हम माइंडफुलनेस की ऑलमोस्ट यही है डेफिनेशन। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप जब तक जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। जब विद्यार्थी टीनेज में आते हैं तो उनके मन में अनेक प्रकार की उनकी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अनेक प्रकार की उनकी परिस्थितियां चल रही होती है उनके सोशल सर्कल में, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस में, उनकी बॉडीली अपीयरेंसेस में चेंजेस में, हार्मोनल चेंजेस वगैरह सब होने शुरू हो जाते हैं इस एज में। सो बच्चों का जो ध्यान होता है टीनेज में स्पेशली वो ज्यादा भटकता है। सो इस प्रैक्टिस के साथ बच्चों का ध्यान आप
प्रेजेंट में जब लेकर जाएंगे तो जब भी टीचर उनको, कोई भी शिक्षक साथी जब भी उनको कुछ भी बताएंगे और उनका ध्यान प्रेजेंट में है, तो उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होगी, जो उनकी रिटेंशन पावर होगी, वो इसके साथ जरूर बढ़ेगी। सो माइंडफुलनेस के जो उद्देश्य हैं वो जो मैंने प्राइमरी 3 बताए थे, उसके बाद जो सेकेंडरी जो हैं, जो इनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आते हैं, वो सस्टेन्ड अटेंशन है। जब, क्योंकि इसके साथ आप जब ज्यादा देर तक अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो जो अटेंशन स्पैन है, जो टीचर्स नॉर्मली बोलते भी हैं कि बच्चे अटेंशन स्पैन बहुत कम है बच्चों का, सो उस पर भी इसका असर दिखता है। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो उसके साथ ही बढ़ेगी। इमोशनल स्टेबिलिटी, क्योंकि आप अपने वर्तमान के विचारों पर जब ध्यान देंगे, वो कैसे आ रहे हैं विचार, किस वजह से आ रहे होंगे, सो इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। सस्टेन्ड हैप्पीनेस, क्योंकि जब आप वर्तमान में ध्यान देते हैं तो भूतकाल और भविष्य काल के जो विचार होते हैं, जो टेंशन्स होती हैं, उन सब पर ध्यान हम नहीं देते हैं। उनसे हमारा ध्यान थोड़ा सा हटकर हम प्रैक्टिकल भी होते हैं थोड़ा, और हम समझ पाते हैं कि वर्तमान में रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में जीना क्यों इम्पोर्टेंट है। उससे सस्टेन्ड हैप्पीनेस आती है। और क्रोध कम आना भी उसका एक आउटकम है। उसके अलावा वर्तमान में जीने की क्षमता का विकास, सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये इसके उद्देश्य हैं। अभी हम एक डेमो करते हैं माइंडफुल लिसनिंग का। तो माइंडफुलनेस की जो क्लास है वो माइंडफुल चेकिंग होती है, फिर उसके बाद माइंडफुलनेस की जो एक मेन एक्टिविटी है वो होती है, और उसके बाद कक्षा का जो समापन है वो माइंडफुल चेकआउट से होता है। माइंडफुल चेक इन हमने कर लिया था सत्र की शुरुआत में। अब हम जो मेन माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है वो करेंगे। सो आज की जो हमारी गतिविधि है वो है माइंडफुल लिसनिंग। उस गतिविधि के लिए मैं पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी पीठ सीधी कर लें। आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। वे साथी जो आंखें बंद करने में असहज महसूस कर रहे हो, वे नीचे की ओर भी देख सकते हैं। आज हम माइंडफुल लिसनिंग करेंगे। अपने आसपास आ रही आवाजों पर ध्यान देंगे। अब आप सभी ध्यान दें कि आपको इस समय कौन कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह आवाजें कक्षा के भीतर से भी आ सकती हैं या कक्ष के बाहर से भी। यह आवाज किसी की सांस लेने की हो सकती है, पंखे के चलने की हो सकती है, बाहर से आ रहा कुछ शोर हो सकता है, ट्रैफिक की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। आपको जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, आप उन आवाजों पर अच्छा या बुरे का निर्णय लिए बगैर उन आवाजों को बस सुने। यदि आपको लग रहा है कि आपका ध्यान सजग नहीं बन पा रहा है, तो आप पुनः अपना ध्यान इन आवाजों पर दें और उन्हें सुनने की कोशिश करें। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं, और वे जो नीचे की ओर देख रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं। तो हर माइंडफुलनेस की जो मेन एक्टिविटी होती है उसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं चर्चा के। वही प्रश्न मैं आपसे भी करती हूँ। आप ये प्रश्न विद्यार्थियों से कर रहे होंगे जब आप इसका सत्र लेंगे प्रतिभा दिवस वाले दिन। आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई दी? कोई शिक्षक साथी इसका उत्तर देना चाहें? जी जी से पाए। मैम, हमें जो आवाजें सुनाई दी, पंखे की आवाज सुनाई दी, आपकी आवाज हमें सुनाई दी, बाहर ट्रैफिक की आवाज और कुछ आदमियों की आवाज, हमें बस इतनी आवाज सुनाई दी। मैम, क्या ये सारी आवाजें एक ही दिशा से आ रही थी? नहीं मैम, एक दिशा से नहीं आ रही थी, अलग अलग दिशाओं से। ओके मैम।
थैंक यू। कोई और शिक्षक साथी जो शेयर करना चाहें? से कोई शिक्षक साथी शेयर करना चाहें? जीआईसी केसेस से अगर कोई टीचर बताना चाहे तो बताएं। हाँ सर, नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर। ये हमें इस दौरान ये जो पंखा और यूपीएस, ये दो आवाजें और साथ में आपकी जो तीन आवाजें हमें सुनाई। ठीक है, तो सही आवाजें भिन्न थी या आपको सेम लग रही थी जब आप सुन रहे थे? अलग अलग थी, कुछ पंखा थोड़ा दूरी पे था, उसकी आवाज थोड़ा कम थी, लेकिन यूपीएस जो बिल्कुल सामने है उसकी तो आवाज तेज थी। ठीक है, थैंक यू सर। सो ये हमारा माइंडफुल लिसनिंग का एक लेवल 1 था। अब हम फिर से माइंडफुल लिसनिंग करेंगे। इस बार हम और आवाजों पर भी ध्यान देंगे। सो सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आप फिर से आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी पीठ सीधी कर लें। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, और वे साथी जो आंखें बंद करने में असहज महसूस कर रहे हैं वो नीचे की ओर देख सकते हैं। आप फिर से अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर लेकर जाएं। आपको जो भी आवाज सुनाई दे रही हो, जिस भी दिशा से आ रही हो, आप उस आवाज को सुने। ध्यान रहे कि किसी भी आवाज पर हमें अच्छा या बुरे होने का निर्णय नहीं लेना है, सिर्फ सुनना है। यदि आपका ध्यान भटक रहा हो तो इस बात को लेकर सजग हो जाएं और घबराएं नहीं। पुनः अपना ध्यान अपने आसपास से आ रही आवाजों पर लेकर जाएं। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं, और वे जो नीचे की ओर देख रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने माइंडफुल लिसनिंग की, अभी ये हमने फिर से एक बार माइंडफुल लिसनिंग की। क्या कोई शेयर करना चाहता है कि क्या दोनों बार के जो एक्सपीरियंस थे वो सेम थे या इस बार कुछ अलग था? आपका अपना पर्सनल अनुभव कैसा रहा इन दोनों बार को लेके? जी जैसे बुरीन खान। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम सबसे पहले जब हमने अभी सबसे पहले तो मुझे अपनी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और उसके बाद सामने में मुझे आपकी आवाज़ और सीपीयू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और मेरी दाईं तरफ पे जो पंखा लगा हुआ है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और सबसे बड़ी बात वो जो चलने की जो आहट है, चलने की आवाज़ सुनाई दी चप्पलों की, और चाबी की गुच्छे की आवाज़, चाबी की छल्ले की आवाज़ सुनाई दी मुझे। ठीक है। और मैम अभी जब आपने दूसरी बार जब फिर से माइंडफुल लिसनिंग की तो उसमें और पहली बार वाले एक्सपीरियंस में कुछ भिन्नता थी या फिर सेम था आपके लिए? हाँ मैम, क्योंकि जो पहले माइंडफुलनेस हमने किया था तो उस समय हमने उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया, तो उतनी आवाज़ों को हम अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन जो अभी हमने दोबारा में ट्राई किया है तो उसमें हमने अपना जो ध्यान था वो ज़्यादा गहरा, मतलब ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसलिए हमें उसमें ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दी हैं। जैसे पहले तक बाहर चिड़िया बोल रही थी तो उसकी आवाज़ नहीं आई, अभी उसकी चिड़िया की भी आवाज़ थी बाहर पे, तो काफ़ी अंतर था। थैंक यू मैम। तो मैम के अकॉर्डिंग दूसरी बार में वो ज्यादा ध्यान अपना मतलब दे पाई आवाजों के प्रति। ठीक है, थैंक यू मैम। कोई और शिक्षक साथी जो शेयर करना चाहे? हम लोग अभी सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सो यही होता है जब आप पहली बार जब आपने किया और जब दूसरी बार किया, सो आपको खुद भी फील हुआ होगा कि क्या चेंज होता है, कि आपका जो ध्यान है, जो अटेंशन स्पैन है वो और इन डिटेल हो जाता है और फोकस हो जाता है, और आप और अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। सो जब आप बच्चों के साथ ये करेंगे, विद्यार्थियों के साथ, आप उनके बिहेवियर में, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स में भी ये सब चीजें महसूस कर पाएंगे। और ऐसे ही जो मेन एक्टिविटी है उसके साथ बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये डेमो सेशन है
तो हम दो तीन प्रश्नों पर ही बात करेंगे। आप जब इस जो आपको बुकलेट मिली होगी, आप जब उसमें देखेंगे माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज, तो आप देखेंगे कि उसमें और ज्यादा प्रश्न है। सो आप अपने क्लास के हिसाब से, अपने विद्यार्थियों के हिसाब से वो प्रश्न ले सकते हैं कक्षा में चर्चा के माइंडफुलनेस की एक्टिविटी के बाद। तो अभी हम ध्यान रखने योग्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जब आप कक्षा में माइंडफुलनेस करवाएं विद्यार्थियों को, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। सो ध्यान के अभ्यास से हमारा उद्देश्य विचारों या भावनाओं से दूर होना या उनको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा इससे प्रयास या जो उद्देश्य है वो यह है कि बच्चे अपने वातावरण, अपनी संवेदनाओं, विचारों के प्रति सजग हो जाएं, जिससे वे अपने सामान्य व्यवहार में सोच विचार कर बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएं। शिक्षक जो हैं वो बच्चों की अभिव्यक्ति को बिना किसी टीका टिप्पणी के पूरा अवसर प्रदान करें। आप कोशिश करें कि आपकी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस चर्चा का हिस्सा बने। शिक्षक से अपेक्षा है कि वे बच्चों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुने, किसी भी बच्चे की ना तो प्रशंसा करे और ना ही आलोचना। अभी जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही थी, आपके आंसर्स ले रही थी, आई वॉज एक्सप्रेसिंग माई थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड, जो भी आप उत्तर दे रहे थे। लेकिन क्योंकि माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हो सकता है, सो इसीलिए हम ना तो किसी भी बच्चे की तारीफ करेंगे उत्तर लेने के बाद, और ना ही किसी को बोलेंगे कि उसका उत्तर गलत था, या किसी भी तरीके की तुलना भी नहीं करेंगे एक विद्यार्थी के रिस्पॉन्स का दूसरे विद्यार्थी से। बच्चे जो भी शेयर करें, हम उसको नॉन जजमेंटली उनके रिस्पॉन्सेस को सुनेंगे। सो अभ्यास करवाते समय आप स्वयं भी बच्चों के साथ इसका अभ्यास करें। जब आप बच्चों को आंखें बंद करने का निर्देश दें, आप ये ध्यान रखें कि आप खुद भी करें, क्योंकि बच्चे आपको देख भी रहे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनका टीचर पर होता है। सो जब आप भी बच्चों के साथ में ये प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे इस प्रैक्टिस को और एंथुजियाज्म से करने के लिए। जब आप कक्षा में प्रवेश करें, सो अपनी मन स्थिति को लेकर थोड़ा सजग रहें और कोशिश करें कि आपके विचार और भावनाएं जो हैं वो स्थिर हो रहे। और जब आप इंस्ट्रक्शंस दे बच्चों को, जब आप माइंडफुलनेस के निर्देश दे रहे हो, तो कोशिश करें कि वो जितने प्यार से, सौहार्द से, विनम्रता से और मधुर भाषा में हो सके वैसे बात करें, और वैसे इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए वो इंस्ट्रक्शंस भी हों। और सुनिश्चित करें कि कक्षा का वातावरण शांत हो और हर बच्चा अपने आप को सहज महसूस करे। और माइंडफुलनेस की जो कक्षा है उसका अंत जो है वो माइंडफुल चेकआउट से होता है, जो हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे इस सत्र के अंत में। तो कुछ ध्यान रखने योग्य बिंदु और हैं, वो ये है कि ध्यान देने के अभ्यास को कोई बच्चा साधना ना समझ ले। आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। माइंडफुलनेस जो है वो धर्म निरपेक्ष एक एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिस है। इसमें आप ध्यान रखें कि बच्चे ना तो किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हो, ना कोई किसी खास तरह की मुद्रा बना रहे हो अपने हाथ से। और आप इस प्रैक्टिस के लिए किसी भी बच्चे पर कोई दबाव ना डालें, बच्चे फ्री रहें और वो खुद मोटिवेटेड हो अपने साथियों को देखकर, आपको देखकर ये प्रैक्टिस करने के लिए। और ध्यान देने के अभ्यास करते समय कक्षा में किसी तरह के तनावपूर्ण अभिव्यक्ति, जैसे किसी बात पर बच्चों को डांटना या सख्त शब्दों में निर्देश, इन सब चीजों से बचना है। तो यही था माइंडफुलनेस का बेसिकली जो क्रक्स है कि माइंडफुलनेस क्या होता है कक्ष में, उसका एक डेमो भी किया हमने। सो यही था बेसिकली। आप अभी कुछ भी आपके प्रश्न हो माइंडफुलनेस को लेकर आप पूछ सकते हैं वो। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ये समझूंगी कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उस स्थिति में आपके लिए अब ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रैक्टिस आपके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं। तो आप कुछ भी, आपका अगर अपना कोई क्वेश्चन है या फिर आप इस क्वेश्चन का उत्तर देना चाहें, आप बता सकते हैं। जी अच्छा द्वारी खान। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। ये जो माइंडफुलनेस है ये बच्चों के उसके लिए सजग रहेगा
बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनके अंदर जो है एक अच्छी नई सोच विकसित होगी और आज के दौर की बात को सोचेंगे और ध्यान देंगे पढ़ाई पे। ये वो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, संयम बरतने वाली चीज़ है। जी सर, थैंक यू। सर, आपका कोई प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग आप वो भी पूछ सकते हैं। कई बार बच्चे हमारे काफी दूर से आते हैं और थका हुआ सा महसूस करते हैं, हाँ, तो काफी दूर तो चल आते, कई बार वो भूखे भी होते हैं, तो उनके लिए कई बार उन्हें दिक्कतें हो जाती है। मतलब ये भी एक मतलब समस्या है, दूर दराज का विद्यालय है, तो उसके लिए कोई मतलब ऐसा हो जैसे बच्चे थकावट में आए या कुछ है, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी और कोई आप शेयर करना चाहेंगे तो उसे बताइए। जी सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तो सर, ये जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है, अभी जो हमने डेमो किया वो माइंडफुल लिसनिंग का था। सो आपने भी अभी खुद भी ये प्रैक्टिस की, तो जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं सो हम लोग अपने शरीर में खुद भी एक शांति का जो आभास होता है वो होता है। सो आई एम श्योर जब बच्चे थके हुए भी होंगे और जब वो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर वो रिलैक्स्ड फील करेंगे। उसके अलावा जो बुकलेट है उसमें सिर्फ माइंडफुल लिसनिंग नहीं है, उसमें बहुत तरीके की माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हैं, सो उससे मोनोटनी भी नहीं रहेगी क्लास में। जब आप अगली बार अगले प्रतिभा दिवस को किसी और माइंडफुलनेस की जो मेन एक्टिविटी है वो कर रहे होंगे, उसकी अगली बार कुछ और कर रहे होंगे, तो बच्चे बहुत एंजॉय भी करेंगे और उनके लिए एक चेंज भी रहेगा माइंडफुलनेस को अलग अलग तरीके से समझने का। जैसे अभी हमने माइंडफुल लिसनिंग किया, माइंडफुल सीइंग एक प्रकार है, माइंडफुल ब्रीदिंग एक प्रकार है, थॉट्स एज ट्रैफिक एक प्रकार है। सो ऐसे बहुत तरीके की माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सत्र का समापन करते हैं। सो माइंडफुलनेस की जो क्लास है वो माइंडफुल चेक इन से शुरू होगी, माइंडफुलनेस की मेन एक्टिविटी हो रही होगी, उसके बाद जो चर्चा के प्रश्न हैं वो डिस्कस हो रहे होंगे बच्चों के साथ, और जिसमें आप ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका भाग बने, और लास्ट में हम फिर माइंडफुल चेकआउट से सेशन क्लोज करते हैं। सो अभी हम एक माइंडफुल चेकआउट करते हैं। सो सभी उसके लिए फिर से आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी कर लें। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। वे जो आंखें बंद करने में असहज महसूस कर रहे हैं वो नीचे की ओर देख सकते हैं। अब आप 1 मिनट का समय लें और चिंतन करें कि आज हमने इस सत्र में क्या क्या किया। आपके मन में किस किस प्रकार के विचार आ रहे थे इस सत्र के दौरान, आप उस सब पर चिंतन करें। अब आप जब भी सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल सकते हैं और वे जो नीचे की ओर देख रहे थे वे सामने की ओर देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको माइंडफुलनेस अच्छे से समझ आया होगा। आप खुद भी इसको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे और बच्चों के, विद्यार्थियों के साथ भी आपको करने में बहुत मजा आएगा। उनके आप बिहेवियर्स को देख पाएंगे और जब वो बाकी चीजों में भी और ध्यान देंगे तो आई एम होपफुल कि क्लास का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लास का जैसा माहौल होना चाहिए वो और अच्छा होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में जो है पूरा डिटेल बताया गया, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग, और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। और हमने जैसे कि पाठ्यचर्या के जो भाग आपको बताए थे, तो उसमें एक जो भाग हमने उसमें लिखा हुआ है और आपको बताया है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि किसी भी सत्र का प्रारंभ माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से ही आपको करना है। तो ये आपको ध्यान देना है। बच्चों के साथ भी आपको जब भी कोई सत्र आप प्रारंभ करेंगे, अपना पीरियड स्टार्ट करेंगे, तो उस समय आपको ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिर अंशुला जी को पूरे सत्र के ये पुनरावलोकन के लिए, और फिर 2-4 बातें और करेंगे और फिर हम इस पूरे आज की प्रशिक्षण को समापन की ओर ले जाएंगे। तो आमंत्रित है अंशुला मैम। धन्यवाद सर। आज के दिन के समापन के पहले एक बार हम पूरे अनुभव को माइंडफुल तरीके से याद कर लेते हैं। पहले तो
दिन की शुरुआत हमने एक बहुत ही प्रेरणादायक एड्रेस से शुरू की, जिसमें सीमा मैम, शर्मा सर और रावत सर ने प्रोग्राम के महत्व के बारे में हमसे बात की। फिर सुनील सर ने दिन का एजेंडा बताया हमें कि दिन में क्या क्या होने वाला है, और हमारे साथ एक बहुत ही मजेदार एनर्जाइजर भी किया। जिसके बाद हमने प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, इस प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए जो कुछ नियम हमें याद रखने चाहिए, हमने उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। फिर हमने उद्यमी मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशलों की जो जरूरत है उसके बारे में बात किया एक गतिविधि के तौर से। हमने एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी के साथ भी मानसिकता और 21वीं सदी के कौशलों को कनेक्ट किया। एंटरप्रेन्योर वही है जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर आइसक्रीम ब्रांड नेचुरल आइसक्रीम की शुरुआत की थी। उनके जीवन के संदर्भ में हमने इन मानसिकताओं की जरूरतें समझी। हमने इन मानसिकताओं और 21वीं सदी के कौशलों को हमारे स्टूडेंट्स, बच्चों की जिंदगियों के साथ भी कनेक्ट किया, ये जानने के लिए कि चाहे वो कुछ भी करें आगे जिंदगी में, चाहे वो कोई जॉब करे या खुद का अपना बिजनेस खोले, ये मानसिकताएं और 21वीं सदी के कौशल उन्हें तब भी बहुत जरूरती होंगे। फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमने कौशलन प्रोग्राम की जरूरत की बात की। हमने उसकी अलग अलग विषय, प्रोग्राम में 44 सत्र है, जिसमें हम उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। बच्चों को अपने कौशलों के प्रयास भी दिखाने का एक मौका मिलेगा स्टूडेंट स्पेशल के माध्यम से। और जैसा कि मैम ने अभी दिखाया, माइंडफुलनेस भी एक बहुत जरूरी सत्र है इस पूरे कौशल प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम को बांधे रखता है। इसी से हम आज के प्रोग्राम का क्लोजिंग करते हैं, जिसमें सर हमें थोड़ा और डिटेल्स बताएंगे। धन्यवाद अंशुला जी। और आज का जो पूरा ट्रेनिंग सेशन रहा सुबह से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत मनोयोग से, प्रतिबद्धता से इस कार्यक्रम को, इस प्रशिक्षण को समझा और सुना। और ये जो है, इसके बाद जो है मैं एक बात आपको फिर शेयर कर रहा हूं कि जो ये बुक है, जो इसकी जो कौशलम का जो लिटरेचर है, इसका जो लिंक है वो जो हमारे आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनके जो है मेल एड्रेस पर इसका लिंक भेज दिया गया है। तो कृपया आप अपने जो है वो जो लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आप इसको लोड कर सकते हैं और फिर आप इस पूरे लिटरेचर को देख सकते हैं। और व्हाट्सएप जो नंबर है ना, व्हाट्सएप पर भी इसको सेंड कर दिया गया है आपको। हाँ, जो मेल में जो लिंक है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो फिर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इंडिविजुअली जो है ये मिल जाएगा और आप इसको पूरा देख सकते हैं। इस पे क्या क्या हम करना के लिए हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये सब उसमें आपको डिटेल हो जाएगी। फिर आप उससे क्लैरिटी आपको हो जाएगी इस चीज की। तो मेरा आप सभी से बहुत बहुत मतलब लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूं कि मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, मैं भी आपका जैसा शिक्षक साथियों, कई स्टूडियो काफी पहले खाली हो गए, कई लोग चले गए हैं, और ये चीज जो है ना, हम लोगों को जो लास्ट में जो हम करते बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पर मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा जो हमारा जो डिसिप्लिन रहता है उसके वजह से जो है थोड़ा बहुत हमको भाजन का शिकार होना पड़ता है। और ये मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन ही मैं आपसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपके साथ जैसा एक शिक्षक ही हूं, लेकिन थोड़ा 5-7 मिनट के लिए हम अपना जो पूरे कियार धरा रहता है पूरे दिन भर का, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो कई साथियों का स्टूडियो में इस समय खाली देख रहा हूं और ये अच्छा नहीं लग रहा कुल मिलाकर के, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपकी ट्रेनिंग को पूरे टाइम पर इसको खत्म किया जाए, जितना स्कूल का टाइम होता है, जिससे आपको कहीं भी कोई अड़चन ना आए। तो प्लीज ये थोड़ा, क्योंकि और ये भी हमेशा वही होता है कि सुनता वही है जो उपस्थित रहता है, जो चले गए वो सुन भी रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उन तक ये बात पहुंचती है कि ऐसा वहां बोला गया। तो जो साथी उपस्थित हैं उनको मैं कोटिशः धन्यवाद कर रहा हूं आपके कमिटमेंट के लिए। यही कमिटमेंट हमारे शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाता है। हम साथियों का ही जो ये अनुशासन है, जो हम लोगों की अपने पेशे के प्रति प्रतिबद्धता है, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, यदि उनको पूर्ण मनोयोग से करते हैं तो निश्चित रूप से इसका हमको कहीं ना कहीं हमको दिखता है। इसी की वजह से शिक्षा विभाग
कहीं पर चल भी रहा है अच्छे ढंग से। नहीं तो शिक्षा विभाग में ये जो छोटी सी बात, क्योंकि सुबेरे से सब बैठे हुए थे और इस समय आप लोग 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले आप लोग कुछ कुछ स्टूडियो से निकल गए, तो फिर जो चीजें बाद में हुई हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाई होंगी। तो मेरा विनम्रता पूर्वक फिर से निवेदन है, कल से कोशिश करें कि हम इस कार्यक्रम में पूर्ण तल्लीनता से बैठें, समझें। जैसे कि हमने पहले ही सबसे पहले एक एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने टीम वर्क की बात की थी। तो टीम वर्क यही है, जब आप बैठेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो कल से जो ये पुनरावलोकन वाला सेशन है जो अभी अंशुला जी ने किया है, कल से आपके किसी भी से भी हम पूछ सकते हैं। ये पुनरावलोकन आपको करना है लास्ट में, कि पूरे दिन में आपको क्या क्या बताया गया, इसको आपने लिस्ट आउट करना है पूरे एक एक एक्टिविटी करके, एक एक सेशन का, कि हमने आज पूरे दिन भर में ये सीखा। और कल सुबेरे भी हम रिकैप करेंगे। तो रिकैप के उसमें जो रिकैप है, रिकैप में भी आज जो भी बातें हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो निवेदन है कि आपने जो कुछ भी आज दिन भर में एक्टिविटी सीखी, जानी, समझी, उनके बारे में आप कल अपना जो है यहाँ पर फीडबैक देंगे। एक फीडबैक का रिकैप सेशन हम करेंगे जिसमें हम आप लोगों से ही पूछेंगे। इसमें जो है एक होमवर्क पीपीटी, एक होमवर्क है, कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है, समझना कि बहुत बड़ा होमवर्क आपको दिया जा रहा है। ये कल के लिए जो है आपका जो होमवर्क है, वो जो इकाई 1 है, जो हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल जो मैंने अभी आपको बताया था, उस मॉड्यूल में जो इकाई 1 है उसका आपको अध्ययन करना है। वो लिंक जैसे हमने आपको बताया, आप प्रिंसिपल साहब से जरूर बोलें, उनके मेल पर हमने वो लिंक दे दिया, वो फिर व्हाट्सएप पे आप आ जाएगा और आप फिर पूरी किताब को, इस लिटरेचर को आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये कल के लिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क में है। यूनिट 1 का आप लोग जो है अध्ययन करेंगे। फिर आपसे कल सुबह मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो सहयोगी है अंशुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो आनंदम से हमारी जो टीम रिसोर्स पर्सन आई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नेहा जी और हमारे जो स्टूडियो के हमारे साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलते हैं सही टाइम पर, वही ठीक 10 बजे। यदि किसी के व्हाट्सएप पे ये जब ये लिंक आ जाएगा तो प्लीज अपने साथियों को भी इसको शेयर करेंगे। यदि कोई लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि लगभग सभी ने स्टूडियो छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी यदि किसी तक मेरी बात पहुंच रही है तो जो ये लिंक है, यदि आपके व्हाट्सएप पे आ जाता तो आप अपने अन्य साथियों को भी इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।